आज की इस वीडियो में हमें पुष्पी पादपों के अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलन क्या होते हैं और मेल गैमेटोफाइट का विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, पॉलन ग्रेन या लघु बीजाणु जो कि एक गोलाकार स्ट्रक्चर है, इसकी विशेषता पर लिख सकते हैं गोलाकार होता है, अगुणित होगा, हैप्लॉइड, गोलाकार होता है। इसके अलावा ये द्विस्तरीय है, ठीक है, जिसका आकार लगभग होता है 2.5 से लेकर के और 5 माइक्रोमीटर व्यास का। ये इसकी विशेषता होती है, जिसका निर्माण माइक्रो एसएमसी से लघु बीजाणु जनन के समय चतुष्क बीजाणु के रूप में हुआ था और परागण से पूर्व टैपिडम द्वारा स्रावित जो कैलेज एंजाइम है वो कैलोज का विघटन कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, जिससे चतुष्क परागकण के चारों परागकण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप, ये जो एक पॉलन ग्रेन है, परागकण है, ये परागकण द्विस्तरीय होता है। ठीक है, इसके रंग की बात करें तो लगभग ये पीले भूरे रंग का होता है। किसका होता है? ये पीले भूरे रंग का। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा हमने देखा ये द्विस्तरीय होता है। कैसे द्विस्तरीय होता है? तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले बाहर का जो स्तर होता है जिसे बोलते हैं एक्साइन, एक्साइन है, जिसे भाई ये चोल कहते हैं, और अंदर का जो ब्लैक रिंग में दिखाया हुआ वो इंटाइन होता है, इंटाइन जिसे अंतः आवरण या अंतः चोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म अर्थात केंद्रक, केंद्रक और इसके अलावा कोशिका द्रव्य, ये सभी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो बाह्य चोल होता है, ये बाह्य चोल मोटा कौमा खुरदरा होता है। ठीक है, जबकि अंतःचोल पतला और झिल्ली नुमा होता है। बाह्य चोल जो मोटा है, खुरदरा है, ये टैपिडम द्वारा स्रावित वसीय प्रकृति के पदार्थ, कौन सा? वसीय प्रकृति का जो पदार्थ है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का ये बना होता है। बाह्य चोल वसीय प्रकृति के पदार्थ जो कि क्यूटिनीकृत होता है, वसीय प्रकृति के पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन इस परागकण को अत्यधिक प्रतिरोधी बनाता है। क्या बनाता है? अत्यधिक प्रतिरोधी, अर्थात स्पोरोपोलेनिन के कारण इस बाह्य चोल का भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता है। स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण का बाह्य जो आवरण है मोटा खुरदरा हो जाता है, स्थूलित होता है ये, और स्पोरोपोलेनिन के कारण जो स्थूलन से बना है मोटा खुरदरा होता है। स्पोरोपोलेनिन इसे अत्यधिक प्रतिरोधी बनाता है, अर्थात न तो इसका भौतिक अपघटन होता है और न ही इसका जैविक अपघटन होता है। इस कारण परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित रह सकते हैं। किसके कारण? स्पोरोपोलेनिन के कारण। ठीक है, अब एक चीज और देखिए यहां पर कि संपूर्ण बाह्य चोल पर स्पोरोपोलेनिन का स्थूलन नहीं होता है, जबकि बीच बीच में कुछ गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर, स्पोर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इन रंध्र के समान रचनाओं को हम कहते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं इसको? जर्मपोर, अंकुरन रंध्र या जनन रंध्र कह सकते हैं। इन जनन रंध्रों का कार्य होता है कि परागण के बाद वर्तिकाग्र की सतह पर जब परागकणों का अंकुरन होता है तो निकलने वाली परागनली जर्मपोर अंकुरन छिद्रों से या जनन रंध्रों से ही बाहर निकलती है, अर्थात ये मार्ग उपलब्ध कराते हैं। इन जनन रंध्रों की संख्या यदि अपन देखें तो द्विबीजपत्री पादप
द्विबीजपत्री पादपों की जो परागकण होते हैं उनके अंदर इन जर्मपोर की संख्या होती है 3, जबकि एकबीजपत्री जो पादप होता है उन एकबीजपत्री पादपों के अंदर अंकुरण परागकणों में अंकुरण छिद्रों की संख्या होती है 1, जिनका मुख्य कार्य अंकुरण के समय पराग नली को बाहर निकालने में सहायता करना। ठीक है, अब इसके बाद परागकण के जो अंदर का आवरण है उस आवरण को अपन बोलते हैं अंतःचोल इंटाइन, जो कि एक पतला और झिल्ली नुमा रचना के रूप में होता है। इस झिल्ली का निर्माण पैक्टिन अर्थात पैक्टो और सेलुलोज इन दोनों पदार्थों के मिलने से होता है। किसका निर्माण? इंटाइन का या अंतःचोल का। अंतःचोल का निर्माण पैक्टिन और सेलुलोज इन दोनों के परस्पर मिलने से होता है, जो कि पतली और झिल्ली नुमा रचना होती है, जो संपूर्ण कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। इस झिल्ली का मुख्य कार्य होता है परागकण के अंकुरण के समय पोलन ट्यूब का निर्माण करना। पोलन ट्यूब का निर्माण करना होता है। किसका? अंतःचोल का। तो ये सब हमने क्या पढ़ा? पोरल ग्रेन की संरचना, परागकण की संरचना। ठीक है, जो कि एक अगुणित पीले भूरे रंग का द्विस्तरीय और 2.5 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर व्यास की एक रचना होती है। ठीक है, इन परागकणों को नर गैमेटोफाइट की एक कोशिकीय इकाई भी कहा जाता है। अर्थात परागकण एक नर गैमेटोफाइट की एक अविकसित रचना है, एक कोशिकीय इकाई है। अर्थात इसी के द्वारा, किसके द्वारा? परागकण के द्वारा ही संपूर्ण नर गैमेटोफाइट का विकास होता है। ठीक है, तो अब अपन ये देखते हैं कि नर गैमेटोफाइट का विकास कैसे होता है। गैमेटोफाइट का विकास किस प्रकार होता है वो आप देखिए। हमने बोला था कि जो अगुणित परागकण होता है, अगुणित परागकण, यह अगुणित परागकण नर गैमेटोफाइट की एक कोशिकीय इकाई होती है। अर्थात इस परागकण के द्वारा ही परिपक्व नर गैमेटोफाइट का विकास होता है। ठीक है, तो परागकण का जो विकास है वो 2 स्थानों पर होता है। एक परागण से पूर्व और एक होता है परागण के बाद। ठीक है, परागण से जो पूर्व का विकास है ये होता है परागकोश के अंदर। अर्थात जिस स्थान पर परागकणों का निर्माण होता है उसी स्थान पर इसका विकास होगा। तो हम इस विकास को हम क्या कह सकते हैं? स्वस्थाने परिवर्धन। क्या कह सकते हैं इसको? स्वस्थाने परिवर्धन। अर्थात जहां इसका जन्म हुआ, निर्माण हुआ, उसी स्थान पर इसका विकास होता है। जबकि परागण के बाद का जो विकास है वो स्टिग्मा की सतह पर होता है। कहां पर होगा? स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र की सतह पर होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए परागण से पहले का जो विकास है वो किस प्रकार होता है। तो परागण से पहले का विकास स्वस्थानी विकास कहलाता है, जो परागकोश के अंदर होता है। अर्थात परागकोश के अंदर इसका विकास कैसे होता है वो आप देखिए। सबसे पहले अपने ये जो परागकण है जिसकी द्विस्तरीय स्ट्रक्चर होती है, इस परागकण के अंदर जो केंद्रक होता है बिल्कुल सेंटर में, लेकिन कुछ समय बाद इसके अंदर रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है। रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाने के कारण परागकण इस परिधि की ओर खिसक जाता है। अर्थात परागकण के अंदर जो केंद्रक है वो परिधि की ओर खिसक जाता है। परागकण के अंदर केंद्रक की परिधि की ओर खिसक जाने के बाद इसमें केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? केंद्रक का समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं। एक केंद्रक छोटा और दूसरा केंद्रक बड़ा होता है। ठीक है, एक केंद्रक छोटा और दूसरा केंद्रक बड़ा होता है। इन दोनों केंद्रकों के मध्य एक अर्धचंद्राकार विभाजक पट्टी का निर्माण हो जाता है। ये हमने क्या बना दी? विभाजक पट्टी, जो कि दोनों केंद्रकों को एक दूसरे से पृथक करती है। ठीक है, कुछ समय बाद प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर
कोशिका द्रव्य की मात्रा एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण ये दो अलग अलग कोशिकाओं में बदल जाते हैं। एक कोशिका कहलाती है जो कि जिसका आकार, केंद्रक का आकार तो होता है उसमें छोटा, बट कोशिका का आकार बड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं कायिक कोशिका। दूसरा जिसमें केंद्रक का आकार बड़ा होता है लेकिन कोशिका छोटी होती है, उसको हम बोलते हैं जनन कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा लगभग बराबर होती है, परंतु कोशिका का आकार कायिक कोशिका का बड़ा होने के कारण इसमें आरएनए की मात्रा जनन कोशिका की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, जनन कोशिका आकार में छोटी होती है जबकि कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। तो परागकोश के अंदर, परागण से पहले परागकोश के अंदर जो इसका विकास हुआ उसमें दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जनन कोशिका और कायिक कोशिका। अब समझने वाली बात यह कि ये एक अल्प विकसित गैमेटोफाइट बना है, पूर्ण विकसित नहीं बना, अल्प विकसित बना, जबकि ये अविकसित था, ये अल्प विकसित बना है। अल्प विकसित जो गैमेटोफाइट है जिसमें दो कोशिका होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, लगभग 60% पादपों में, लगभग 60% पादपों के अंदर जो पॉलिनेशन की क्रिया है, परागण की जो क्रिया है, वो परागण की क्रिया द्विकोशिकीय अवस्था में ही होती है। कौन सी अवस्था में? परागकण के अंदर परागण के समय दो कोशिकाएं ही पाई जाती हैं, लगभग 60% पादपों में, बाकी अलावा किसी में 3 भी होती है। तो आप देखिए जो दो कोशिकीय अवस्था में परागकोश का स्फुटन होता है, परागकण बाहर निकलते हैं। जैसे बाहर निकले परागण होता है, परागण के बाद अब इसका आगे का विकास कहां पर होगा? वर्तिकाग्र की सतह पर। तो आप देखिए परागण के बाद का विकास जो कि वर्तिकाग्र की सतह पर होता है। जैसे ही ये परागकण अल्प विकसित नर गैमेटोफाइट परागण के बाद वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र की जो सतह होती है, ये हमने वर्तिकाग्र की सतह को इंडिकेट कर दिया। यहां पर नमी उपस्थित होती है, यहां पर शर्करा उपस्थित होती है। इसके अलावा इसके अंदर विशेष बोरोन तत्व होते हैं। ठीक है, नमी और शर्करा का अवशोषण करते हैं, करके परागकण फूलता है। फूलेगा तो इसकी जो अंतः झिल्ली होती है, पैक्टोसेलुलोज की बनी जो अंतः झिल्ली होती है, उस पर प्रेशर लगता है और प्रेशर के कारण वो अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकलती है। और ये जो अतिवृद्धि है जिसे अपन बोलते हैं पोलन ट्यूब, इस अतिवृद्धि को हम क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। ये एक अतिवृद्धि है जो कि पैक्टोसेलुलोज के द्वारा निर्मित हुई है, अंतःचोल के द्वारा निर्मित हुई है, और वो जर्म पोर के द्वारा, ये जो अंकुरण छिद्र दिखाया हुआ है जर्म पोर, इस अंकुरण छिद्र या जनन रंध्र के द्वारा बाहर की ओर एक नलिका की समान रचना के रूप में निकलती है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब निकलने के बाद सबसे पहले इसके अंदर, इस पोलन ट्यूब में कायिक कोशिका प्रवेश करती है। ये सेल कौन सी है? कायिक कोशिका। जबकि पीछे की तरफ जो सेल होती है वो जनन कोशिका होती है। परंतु जैसे ही इस पोलन ट्यूब का आगे विकास होता है, जैसे ही इस पोलन ट्यूब का आगे विकास होता है, कायिक कोशिका की तुलना में जनन कोशिका आगे पहुंच जाती है, क्योंकि इसका केंद्र बड़ा होता है, कोशिका भारी होती है। तो कोशिका भारी होने के कारण ये नीचे की ओर आ जाती है। कहां पर? कायिक कोशिका से आगे, और नीचे की ओर आकर के इसमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इसके अंदर ये दो नर युग्मक बनते हैं, जबकि पीछे की तरफ की जो सेल है वो कायिक कोशिका के रूप में ही होती है। इस प्रकार इस पोलन ट्यूब के अंदर दो नर युग्मक और एक कायिक कोशिका होती है। इस संपूर्ण रचना को हम परिपक्व नर गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसके अंदर 3 कोश की अवस्था होती है, अर्थात 2 नर युग्मक और एक कायिक कोशिका। कायिक कोशिका निषेचन से पहले नर युग्मकों का पोषण कर संभवतः क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार नर गैमेटोफाइट का विकास पूरा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो परागकण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के जो परागकण हैं उनकी अपन संरचना। तो आप ये देखिए कि लघु बीजाणुधानी के अंदर
जो लघु बीजाणु धानी होती है, इस लघु बीजाणु धानी के विकास के समय माइक्रो स्पोर मदर सेल का विकास होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का विकास होता है। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ये चारों अगुणित लघु बीजाणु कैलोज नामक रसायन के कारण परस्पर चिपक जाते हैं और चिपक कर क्या बनाते हैं? चतुष्क परागकण। चतुष्क परागकणों का निर्माण ये करते हैं। जब परागण की क्रिया होती है तो टैपिडम द्वारा स्रावित जो कैलेज एंजाइम है वो कैलोज का अपघटन कर देता है, जिससे चारों चतुष्क बीजाणु में उपस्थित चारों परागकण एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार लघु बीजाणु धानी के अंदर अनेक परागकणों का निर्माण होता है। अब आप ये देखिए कि ये जो परागकण बनते हैं, जो चतुष्क परागकण होते हैं, ये चतुष्क परागकण अलग अलग पादपों में किस रूप में पाए जाते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इस चतुष्क परागकण के अंदर परागकणों की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहला आता है चतुष्क फलकीय परागकण। चतुष्क फलकीय परागकण के अंदर क्या होता है कि 3 परागकण सामने से दिखाई देते हैं और चौथा परागकण जो होता है वो इन तीनों के जस्ट पीछे होता है। तो आप देखिए फर्स्ट परागकण, सेकंड और थर्ड, जबकि फोर्थ परागकण इन तीनों की पीछे की तरफ होता है। तो ये कौन सा है? इसका फोर्थ परागकण है। जो इस प्रकार का जो परागकण है जिसमें सामने से 3 और चौथा इन तीनों के पीछे उपस्थित होता है, तो इसको बोलते हैं चतुष्क फलकीय परागकण। तो इस प्रकार का जो परागकण है वो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। जबकि रेखीय परागकण, रेखीय जो चतुष्क परागकण होता है उसमें चारों अगुणित परागकण एक रेखा के रूप में, एक लाइन, एक पंक्तिबद्ध व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेखीय परागकण बोलते हैं, जो कि हेलोफिला नामक पादप में पाया जाता है। जबकि क्रॉसित जो परागकण है, इस क्रॉसित परागकण के अंदर क्या होता है कि 2-2 के जो परागकण होते हैं ग्रुप में, वो एक दूसरे के क्रॉस अवस्था में होते हैं। किसके अवस्था में? क्रॉस अवस्था में होते हैं। वो आप कैसे देखिए, कैसे कि यदि अपन इसको देखें, ये आगे के 2 परागकण और ये 2 परागकण पीछे के, यदि ये एक दूसरे के समकोणिक क्रॉस अवस्था में होते हैं तो 1, 2 और 3, ये 3 आपको नजर आते। चौथा परागकण इस तीसरे के पीछे की ओर उपस्थित होता है। तो यहां देखिए पहला परागकण, दूसरा और ये तीसरा, चौथा इस तीसरे के पीछे उपस्थित होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसित। अर्थात जब 2-2 के परागकणों के जो जोड़े होते हैं एक दूसरे को क्रॉस अवस्था में व्यवस्थित करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्रॉसित परागकण, जो कि मैग्नोलिया नामक पादप में उपस्थित होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो कि टी शेप का जो परागकण है, टी शेप में क्या होता है? यहां पर 2 परागकण अनुप्रस्थ अवस्था में व्यवस्थित हैं और 2 परागकण लंबवत अवस्था में होते हैं। ठीक है ना? 2 परागकण अनुप्रस्थ पोजीशन में और 2 परागकण लंबवत पोजीशन में जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसका आकार क्या बन जाता है? टी के समान बन जाता है। आप इसको देख सकते हैं, यहां पर ये टी आकृति का परागकण बन जाता है। ठीक है, एरिस्टोलॉकिया जिसमें लगभग सभी प्रकार के चतुष्क परागकण होते हैं, तो एरिस्टोलॉकिया में टी आकार का परागकण पाया जाता है। जबकि आप देखेंगे द्विपार्श्व सममित जो परागकण होता है, जो कि अधिकांश एकबीजपत्री पादपों में उपस्थित होगा, ये परागकण के अंदर चारों अगुणित परागकण एक ही तल में आपस में जुड़े हुए, चिपके हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट हुआ है कि चारों परागकण एक ही तल पर व्यवस्थित हैं। तो अधिकांश एकबीजपत्री पादपों में इस प्रकार का परागकण पाया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि परागकण की जो संरचना वो कैसी होती है। ठीक है, परागकण जो चतुष्क परागकण होते हैं उनके प्रकार कैसे कैसे होते हैं, और इसके अलावा इस अगुणित परागकण के द्वारा नर गैमेटोफाइट का विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझें।